अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी विल डिस्कस द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जो है उसको स्टडी किया था। अगर हमारे पास दो लाइटर न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज़ करते हैं और हमारे पास एक हैवियर न्यूक्लियाई जो है वो बनता है, तो हम लोग कहते हैं कि ये न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है, क्योंकि इसमें दो हमारे पास लाइटर न्यूक्लियाई जो है वो फ्यूज़ करते हैं और एक हैवियर न्यूक्लियाई जो है वो बनता है। उसके बाद हमारे पास न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में रिलीज़ होने वाली एनर्जी न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन के नतीजे में रिलीज़ होने वाली एनर्जी से ज़्यादा होती है। आज हम लोग बात करते हैं एनर्जी रिलीज्ड इन फ्यूजन रिएक्शन, कंट्रोल थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन, प्रॉब्लम्स इन अटेनिंग फ्यूजन रिएक्शन, टोकामेक, सोलर फ्यूजन एंड डिसएडवांटेजेस ओवर फिशन रिएक्शन। तो सबसे पहले तो हमें यह बात पता होनी चाहिए कि हमारे पास जब न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है तो उसके लिए हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। एनर्जी क्यों रिक्वायर्ड होती है? क्योंकि दो हमारे पास न्यूक्लियाई जब एक दूसरे के करीब आते हैं तो यहाँ पे कूलम्स रिपल्सिव फोर्स जो है वो आ जाती है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। हमें उन्हें एक्सटर्नली जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करनी होती है कि वो एक दूसरे के करीब आ जाएं। जब वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं तब हमारे पास जो है वो न्यूक्लियर फोर्स आ जाती है और वो एक दूसरे में फ्यूज़ कर जाते हैं। पहले न्यूक्लियर फोर्स क्यों नहीं होती? पहले हमारे पास कूलम्स रिपल्सिव फोर्स क्यों होती है? क्योंकि कूलम्स रिपल्सिव फोर्स जो है वो लॉन्ग रेंज फोर्स होती है और न्यूक्लियर फोर्स जो है वो शॉर्ट रेंज फोर्स होती है। तो जब दूर से दो न्यूक्लियाई एक दूसरे के करीब आएंगे तो वहाँ पे सिर्फ कूलम्स रिपल्सिव फोर्स होगी, और जब वो एक दूसरे के करीब आ जाएंगे तब हमारे पास जो है वो न्यूक्लियर फोर्स जो है वो ओवरकम कर लेगी और वो एक दूसरे में फ्यूज़ कर जाते हैं। इसका मतलब एक्सटर्नली हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी होती है ताकि दो लाइटर न्यूक्लियाई एक दूसरे में फ्यूज़ कर सकें और कूलम्स बैरियर को ओवरकम कर सकें। तो हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में एनर्जी जो है वो कितनी रिलीज़ होती है। तो हमारे पास जो है फ्यूजन रिएक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा डायरेक्ट रिएक्शन होता है एज़ कम्पेयर टू द फिशन रिएक्शन। हमारे पास जो है इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जो है वो सन के अंदर जो है वो कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जो है अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जो है वो परफॉर्म होता है। और अगर हम लोग सन के अंदर देखें कि हमारे पास कौन सा रिएक्शन जो है परफॉर्म हो रहा होता है, तो हमारे पास जो हाइड्रोजन के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के साथ फ्यूज़ करते हैं और हमारे पास जो है वो हीलियम बनता है, और इसके नतीजे में जो हमारे पास प्रोडक्ट्स होती हैं उनके पास मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में एनर्जी होती है। तो हमारे पास यहाँ पे हम लोग अगर क्यू वैल्यू की टर्म्स में बात करें तो हमारे पास क्यू वैल्यू जो है वो किसके इक्वल होगी? जो हमारे पास फाइनल बनने वाले प्रोडक्ट्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी को ऐड अप करें तो हमारे पास ये हाफ है। अगर हमारा एक रिएक्शन है जिसमें हमारे पास ए और एक्स जो है वो एक दूसरे में फ्यूज़ कर रहे हैं और बनने वाले पार्टिकल जो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं वो बी और वाई हैं, तो हमारे पास जो है क्यू वैल्यू किसके इक्वल होगी? दोनों को ऐड अप करें, हाफ एम बी वी बी स्क्वेयर प्लस हाफ एम वाई वी वाई स्क्वेयर, तो ये हमारे पास क्यू वैल्यू हो जाएगी। हम लोगों ने अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग देखते हैं। हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में हम इनिशियल मोमेंटम को अगर निगलेक्ट कर देते हैं पार्टिकल्स के, तो हमारे पास जो फाइनल पार्टिकल्स हैं उनका मोमेंटम एक दूसरे के इक्वल होगा और हमारे पास जो है वो अपोजिट होगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन जो है वो बन जाएगी कुछ इस तरह से, क्योंकि मोमेंटम जो है वो मैस इंटू वेलोसिटी के इक्वल होता है। तो एम बी वी बी इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एम वाई वी वाई, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 2 से वी बी की वैल्यू फाइंड आउट की और उसके बाद हम लोगों ने यहीं से ही वी वाई की वैल्यूज़ फाइंड आउट की और इसको ए और बी कह दिया। अब पहले हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर जो है वो वैल्यू पुट कर दी। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हम लोगों ने बी वाली वैल्यू जो है वो पुट की है। बी में वैल्यू किसकी है? वी वाई की। वी वाई की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं फ्रॉम बी, तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाती है कि हाफ एम बी वी बी स्क्वेयर प्लस हाफ एम बी वी बी ओवर एम वाई होल स्क्वेयर इज इक्वल टू क्यू।
अगर हम लोग स्क्वायर को ओपन करें तो mb² vb² ओवर my² जो है वो ये आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास mb vb² जो है वो कॉमन है, दोनों में कॉमन ले लें तो हमारे पास जो है हाफ mb vb² कॉमन आ जाएगा इंटू 1 + mb ओवर my, और ये q के इक्वल है। और ये इक्वेशन अगर हम 1 + mb ओवर my को नीचे ले जाएं, दूसरी तरफ ले जाएं, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी। अब हम लोगों ने क्या किया, जो हम लोगों ने पहले इक्वेशन नंबर 1 के अंदर y की वैल्यू पुट की थी, b वाली वैल्यू, अब हम a वाली वैल्यू b की वैल्यू जो है वो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करते हैं और अगेन वही स्टेप्स को रिपीट करते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 बन जाएगी, हाफ my vy² = q ओवर 1 + my ओवर mb। अब हम लोग देखना ये चाहते हैं कि हमारे पास एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कितनी होती है, तो हम जो है वो रेशो ले लेते हैं काइनेटिक एनर्जी का, दोनों की काइनेटिक एनर्जी का, दोनों को डिवाइड कर देंगे हम लोग, तो हमारे पास इक्वेशन जो है क्यू से कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये इक्वेशन हमारे पास जो है वो कैंसिलेशन के बाद अगर हम लोग जहाँ पे कैंसिल आउट कर दें तो हमारे पास ये दोनों की काइनेटिक एनर्जी का जो रेशो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, my ओवर mb। तो इसका मतलब ये है हमारे पास my ओवर mb के इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास dt रिएक्शंस जो हैं ये प्रोडक्ट जो न्यूट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि dt रिएक्शन में भी न्यूट्रॉन्स जो है वो प्रोडक्ट में आते हैं और dd रिएक्शन में भी न्यूट्रॉन जो है वो प्रोडक्ट में आते हैं। इसका मतलब हमारे पास जो dt रिएक्शन है उसमें प्रोडक्ट न्यूट्रॉन जो हैं वो 80% ऑफ एनर्जी जो है वो लेते हैं, जबकि dt रिएक्शंस में न्यूट्रॉन जो हैं वो 75% जो है वो अवेलेबल एनर्जी जो है वो उसको लेते हैं। अगर हम लोग न्यूक्लियर फिशन की बात करें उसमें हमारे पास 80% एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी जो हमारे पास प्रोडक्ट में फ्रेगमेंट्स बनते हैं उनमें जाती है, लाइक जो प्रोडक्ट हमारे पास बनेंगे उनमें जाएगी, और न्यूट्रॉन्स के पास एनर्जी जो है वो बहुत कम जाती है, जबकि 80% एनर्जी जो है वो फ्रेगमेंट्स के पास जाती है। अब बात करते हैं हम कंट्रोल फ्यूजन रिएक्शन की। कंट्रोल फ्यूजन रिएक्शन हमारे पास क्या है, हम अगर दो लाइटर न्यूक्लियाई को फ्यूज़ करवाते हैं हैवियर न्यूक्लियाई में तो हमारे पास एनर्जी रिलीज़ होती है, इसको हम फ्यूजन रिएक्शन बोलते हैं। एंड इफ़ वी कन्फाइन दिस रिएक्शन, तो अगर हम इसको कन्फाइन कर देते हैं तो ये हमारे पास जो है वो कंट्रोल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कहलाता है। फ्यूजन रिएक्शन हम लोगों ने पहले भी बात कर ली, ड्यूट्रियम आपस में कंबाइन करके हीलियम बनाएंगे या ड्यूट्रियम ट्रिटियम आपस में मिलकर हीलियम बनाते हैं, तो ये हमारे पास जो है वो डी और डी रिएक्शंस जो हैं वो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस हैं। हमारे पास जो है कौन कौन सी टेक्निक्स हम यूज़ कर सकते हैं, प्लाज्मा जो टेक्निक है वो यूज़ कर सकते हैं, टेम्परेचर, हाई पार्टिकल डेंसिटी एंड कन्फाइनमेंट। अब हम लोग पहले बात करते हैं हाई पार्टिकल डेंसिटी की। हमारे पास जो इंटरेक्टिंग पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम होते हैं उनको ग्रेटर होना चाहिए ड्यूट्रॉन रेट जो है। हमारे पास यहाँ पे हाई टेम्परेचर जो है वो रिक्वायर्ड होता है कि ड्यूट्रियम जो है वो कम्प्लीटली आयोनाइज्ड हो जाए। जब वो आयोनाइज होंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाएंगे। प्लाज्मा में किस तरह से कन्वर्ट हो जाएंगे कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन बन जाएगा और हमारे पास जो है वो ड्यूट्रॉन जो है वो आ जाएगा। उसके बाद हाई प्लाज्मा टेम्परेचर, तो हाई प्लाज्मा टेम्परेचर जो है हमारे पास यहाँ पे क्या है कि अगर हम लोगों ने यहाँ पे फ्यूजन रिएक्शन परफॉर्म करवाना है तो हमारे पास टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए। टेम्परेचर क्यों हाई होना चाहिए, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले कहा कि यहाँ पे दो लाइटर न्यूक्लियाई जब फ्यूज़ करते हैं तो हाई टेम्परेचर जो है वो रिक्वायर्ड होता है कि वो एनर्जी प्रोवाइड कर सके कि जो हमारे पास दोनों पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे में फ्यूज़ कर जाएँ कूलम्स बैरियर को ओवरकम करने के लिए। उसके बाद कन्फाइनमेंट टाइम की बात करते हैं। हमारे पास अगर हम लोगों ने कन्फाइन करना है तो हमारे पास कोई भी ऐसा मटेरियल नहीं है जिसमें हम ज़्यादा देर के लिए इसको कन्फाइन कर सकें और इतना ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड कर सकें, क्योंकि कोई भी मटेरियल ऐसा नहीं है जो विथस्टैंड कर सके इतने ज़्यादा टेम्परेचर को। और हमारे पास जो है उस वक़्त ये सक्सेसफुल ऑपरेशन होगा अगर n × t इज़ ग्रेटर दैन 10⁻20 सेकंड पर मीटर क्यूब। n t जो है वो क्या है, हमारे पास n जो है वो प्लाज्मा डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है और t हमारे पास जो है वो उस टाइम को रिप्रेजेंट करता है जो कन्फाइनमेंट टाइम होता है। तो अगर कन्फाइनमेंट टाइम और हमारे पास प्लाज्मा डेंसिटी का प्रोडक्ट जो है वो 10⁻20 से ग्रेटर होता है तब हमारे पास सक्सेसफुल ऑपरेशन होता है। तब हमारे पास सक्सेसफुल ऑपरेशन क्यों होता है कि हमारे
हमारे पास हासिल होने वाली एनर्जी जो है वो उनको प्रोवाइड की जाने वाली एनर्जी से ज़्यादा होगी, तो फिर हमारे पास जो है वो ये ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन की, जिसमें हमारे पास कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन है। तो ये आप लोगों को पहले भी बता दिया न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन क्या है, इसमें कितना टेम्परेचर 10-15 मिलियन डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो रिक्वायर्ड है। हमारे पास जो है यहाँ पे थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जो है उसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई रिक्वायर्ड होता है। टेम्परेचर हाई क्यों रिक्वायर्ड होता है? कूलम्स बैरियर को ओवरकम करने के लिए। और हमारे पास फ्यूजन को अटेन करने में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं? हमें इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है गैस को हीट अप करने के लिए, विच इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। उसके बाद सेकेंडली हमारे पास कन्फाइनमेंट की बात की जाती है कि कन्फाइनमेंट जो है वो हमारे पास तो हम कन्फाइनमेंट टाइम की बात करते हैं कि हमारे पास जो है इतने ज़्यादा टाइम के लिए कन्फाइन करना किसी भी प्लाज्मा को किसी मटेरियल के अंदर के वो परमिट करे। टाइम की बात क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारे पास रिलीज़ होने वाली एनर्जी इतनी ज़्यादा हो कि हमने जितनी उसको प्रोवाइड की है उससे ज़्यादा एनर्जी हो जाए। तो हमारे पास जो है ये प्रैक्टिकली जो है वो इम्पॉसिबल है। उसके बाद प्लाज्मा की बात करते हैं। हमारे पास प्लाज्मा जो है वो बेसिकली क्या होता है, जब हमारे पास सारे हाइड्रोजन के एटम जो है वो फुली आयोनाइज्ड हो जाते हैं। वो कितने टेम्परेचर पे होते हैं? 1 लाख डिग्री सेल्सियस जो है। इस मोमेंट के ऊपर हमारे पास जो है एक न्यूट्रल जो हमारे पास असेंबली है वो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाती है और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन में। और ये जो मैटर की ये स्टेट है जिसमें पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियाई होते हैं और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। अब हमारे पास क्या है, एक रिएक्टर ऐसा है जो हम लोगों ने अभी तक थ्योरेटिकली हम लोगों ने इस पे काम हो रहा है कि टोकामैक एक ऐसा हमारे पास डिवाइस है जो क्या करता है, ये एक रिएक्टर है थर्मो न्यूक्लियर रिएक्टर, जो कि मैसिव मैग्नेट से मिलके बना हुआ होता है। और ये मैग्नेट क्या करते हैं, ये प्लाज्मा को कन्फाइन करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू ये प्लाज्मा को कन्फाइन करते हैं बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर। और जो है वो यहाँ पे हमारे पास जो है वो ये टोकामैक रिएक्टर जो है वो ये कहलाता है। उसके बाद हमारे पास जो है वो अभी तक टोकामैक जो है इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर जो है विदस्टैंड करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड जो है प्रोवाइड किया जा रहा है, इस पे काम हो रहा है। टोकामैक बेसिकली बेस करता है टोरॉइडल मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर। टोरॉइड जो है वो बेसिकली क्या है, अगर सोलिनाइड की बात की जाए तो सोलिनाइड जो है वो हमारे पास जो एक कॉइल है, अगर हम उसको जो है वो इंसुलेटिंग सिलेंडर के ऊपर जो है वो लपेट देते हैं तो ये हमारे पास सोलिनाइड बन जाता है। अगर सोलिनाइड का एक हिस्सा दूसरे के साथ हम जो है वो कंबाइन कर देते हैं तो सोलिनाइड जो है वो एक सर्कुलर फॉर्म बन जाता है। ये सर्कुलर फॉर्म जो है ये हमारे पास टॉरस फॉर्म जो है ये टोरॉइडल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करती है। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है बेसिकली। इसमें जो हमारे पास कॉइल है उसके अंदर से करंट पास करेगा, वो जब करंट पास करेगा उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ये स्पाइरल मैग्नेटिक फील्ड प्लाज्मा को कन्फाइन करके रखता है अपने अंदर। तो हमारे पास जो है वो दो एक लार्ज टोकामैक और एक स्मॉल टोकामैक जो है उसके ऊपर काम किया जा रहा है। उसके बाद हमारे पास इनर्शियल कन्फाइनमेंट ऑफ प्लाज्मा। ये इनर्शियल कन्फाइनमेंट ऑफ प्लाज्मा जो है वो बेसिकली क्या है, इसमें हम जो है प्लाज्मा को कन्फाइन किस तरह से किया जाता है, इनर्शियल कन्फाइनमेंट के थ्रू। इसमें इसको जो है एक ग्लास स्फीयर के अंदर जो है जो हमारे पास ड्यूट्रियम है और ट्रीटियम है इसको कन्फाइन कर देते हैं और उसके बाद बम्बार्डमेंट करवाई जाती है हैवी आयन बीम के साथ, जो कि इग्नाइट करती है फ्यूल को कि वो रिएक्शन परफॉर्म करवाएं। उसके बाद हमारे पास एडवांटेज इसके क्या हैं, अगर हमारे पास ये अभी तक ये अंडर प्रोसेस है, इसके ऊपर काम किया जा रहा है कि हमारे पास जो है ये एक डिवाइस हम ऐसा जनरेट कर लें जिससे हमारे पास जो है वो इतनी ज़्यादा एनर्जी जो है वो हासिल हो सके। फ्यूजन रिएक्शन जो है उसके बहुत ज़्यादा एडवांटेज भी हैं। अगर हमारे पास जो है ये कंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन जो है वो हो जाता है तो प्रैक्टिकली अगर हो जाता है, अभी तक प्रैक्टिकली हमारे पास ऑब्टेन नहीं हुआ, तो
इसके बहुत ज़्यादा एडवांटेज हैं कि हमारे पास जो है इसका फ्यूल बहुत ज़्यादा हमारे पास अवेलेबल है। उसके बाद हमारे पास एनर्जी बहुत ज़्यादा इससे रिलीज़ होगी। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज ओवर फिशन की। हमारे पास जो है ये इजीली स्टार्ट होने वाला रिएक्शन नहीं है। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जो है वो इजीली हम स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे कूलम्स रिपल्सिव फोर्सेस होती हैं लाइटर न्यूक्लियाई के दरमियान में, जिनको ओवरकम करना पड़ता है और ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो इसको रिक्वायर्ड होती है। लेकिन फिशन रिएक्शन में कोई भी ऐसी एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती, इवन कि हमारे पास बहुत ज़्यादा कम एनर्जी वाले न्यूट्रॉन्स भी जो हैं वो फिशन रिएक्शन परफॉर्म करवा सकते हैं। उसके बाद सोलर फ्यूजन की बात करते हैं। सोलर फ्यूजन बेसिकली हमारे पास क्या है, सेल्फ सस्टेनिंग जो हमारे पास रिएक्शन है, थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, ये हमारे पास सोलर फ्यूजन कहलाता है। आप लोगों को पता है सेल के अंदर जो है वो हमारे पास फ्यूजन रिएक्शन जो है वो होता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं हीलियम के अंदर। सबसे पहले प्रोटॉन में के साथ जो है वो इंटरेक्ट करेगा, ड्यूट्रियम बनाएगा, ड्यूट्रियम के साथ मिलके हीलियम बनाएगा, या ड्यूट्रियम ट्रीटियम के साथ मिलके हीलियम जो है वो बनाएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास सोलर फ्यूजन है जो कि सन के अंदर जो है वो हमारे पास रिएक्शन और बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। अब हमारे पास जो है वो कूलम्स बैरियर की बात करते हैं। हम बार बार कह रहे हैं हमारे पास कूलम बैरियर जो हमारे पास रिपल्सिव फोर्स है वो किसके इक्वल है। ये हमारा रिएक्शन है जिसमें AX जो है वो रिएक्टेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, YB जो है वो प्रोडक्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो हमारे पास कूलम बैरियर है वो 1/4πε0 GA/GX/RA + RX × E² के इक्वल होगी, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। और ये हमारे पास जो है वो टनलिंग प्रोबेबिलिटी इसके इक्वल है।